नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम आर पार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा हम साइंस का मॉक टेस्ट लेके आए हैं जो कि आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल, पिट्यूटरी या लैक्रिमल या थायराइड? तो इसका जो राइट आंसर है वह है लैक्रिमल। अब बात हम करते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि होता क्या है। अंतःस्रावी ग्रंथि होता है यह हार्मोन को उत्सर्जित करता है और यह हार्मोन को ब्लड में रिलीज करेगा। और फिर देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या क्या है। अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि में अंतर देखते हैं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि में अंतर देखते हैं, ये हो गया आपका अंतःस्रावी ग्रंथि, ये हो क्या बाह्यस्रावी ग्रंथि। आइए देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि में जो सबसे बड़ा होता है, लार्ज, जो सबसे बड़ा होता है वो होता है लीवर। और अंतःस्रावी ग्रंथि में जो सबसे बड़ा होता है वो होता है थायराइड। थायराइड होता है, जो थायराइड जानते हैं आप लोग, गला में रहता है। अब आ जाइए स्मॉल देखते हैं। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि में स्मॉल सबसे छोटा होता है, वो गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल। और अंतःस्रावी ग्रंथि में पीनियल ग्लैंड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आपतन कोण का मान होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आपतन कोण का मान होना चाहिए 45 डिग्री, 60 डिग्री, 99 डिग्री या क्रांतिक कोण से अधिक। तो इसके लिए सबसे पहले है कंडीशन है, इसके दो कंडीशन है। इसके दो कंडीशन होते हैं। जो पहला कंडीशन हमारा है, यह सघन से विरल माध्यम होगा। सघन से विरल माध्यम होगा। और इसका जो दूसरा कंडीशन है वह है, दूसरा कंडीशन जो है, दूसरा कंडीशन आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो होता है वह हीरा का होता है। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसका क्रांतिक कोण कम होगा। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा क्रांतिक कोण से अधिक, जो हमने आपसे बताया कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है क्रांतिक कोण से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट है दुर्बल अम्लीय लवण, भास्मिक लवण, उदासीन लवण या प्रबल अम्लीय लवण? इसका जो राइट आंसर है वह है भास्मिक लवण। इसका राइट आंसर जो है भास्मिक लवण। आइए देखते हैं। हम ले लिए एसिड, ले लिए प्लस बेस ले लिए, इसका रिएक्शन करा दिए तो हमको क्या मिला? सॉल्ट मिल गया और प्लस क्या मिला? वाटर, प्लस वाटर मिल गया। अब फिर देखते हैं, एसिड प्लस बेस रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर। अगर एसिड स्ट्रांग है,
बेस स्ट्रांग है तो जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर एसिड प्लस बेस प्लस साल्ट प्लस वाटर, सॉरी दोस्तों, अगर एसिड वीक है और आपका बेस जो है वीक है, जो साल्ट होगा वो भी न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर एसिड जो है, अगर एसिड स्ट्रांग है, बेस आपका वीक है, तो जो साल्ट बनेगा वो हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। इसी तरह अगर एसिड वीक है और बेस स्ट्रांग है तो आपका जो बनेगा वो क्षार बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, मोबाइल से वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से इसका आंसर हमने नहीं बताया, तो इसका जो तीसरे नंबर का आंसर होगा वो होगा भास्मिक लवण। जो हमने बताया कि अगर एसिड वीक है, बेस स्ट्रांग है, तो ये क्या बनेगा? भस्म बनेगा। तो इसका राइट आंसर जो है भास्मिक लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में क्या जाइलम में नहीं पाया जाता है? निम्न में क्या जाइलम में नहीं पाया जाता है? सीव ट्यूब्स, जाइलम, पेरिकीमा या टॉक्टेट्स या वेसल्स। तो इसका जो राइट आंसर है सीव ट्यूब्स है। अब आइए इसके बारे में देखते हैं। सीव ट्यूब्स क्या होता है? ये चालनी नलिका होती है। सीव ट्यूब्स जो है चालनी नलिका होती है जो दो जटिल ऊतक होते हैं, जिसको जटिल ऊतक को हम मान सकते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। तो इसके जो दो जटिल ऊतक होते हैं ये होते हैं जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक। जाइलम जो है वह पानी व खनिज वहन करने का होता है। पानी और खनिज जो है जाइलम के वहन करने का होता है। और फ्लोएम जो है वह ये भी खनिज लवण देता है। जाइलम मीन्स जड़ से, जो जड़ के द्वारा पौधों में परिवहन कराता है जल एवं खनिज, जाइलम। और फ्लोएम जो है पत्तियों के द्वारा खनिज पदार्थ को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 ग्राम भार में कितने डाइन होते हैं? 1 ग्राम भार में कितने डाइन होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं 1 kg बराबर 9.8 न्यूटन। ओके, अब केजी को ग्राम में बदलते हैं। 1000 ग्राम बराबर 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। इसी तरह 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 9.8 न्यूटन अपान 1000। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। जी, तो उसी तरह हो गया 1 न्यूटन। अब ये न्यूटन है तो इसको हमको डाइन में बदलना है। तो 9.8 अपान 1,000 इंटू 10⁵। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 980 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 981। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है संपर्क विधि में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक है। तो
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले राइट आंसर नहीं, पहले आप लोग गेस करिए, B2O5, Fe2O3 या Ag2O या SO3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा V2O5। आइए देखते हैं संपर्क विधि। संपर्क विधि का प्रयोग H2SO4 के निर्माण के लिए होता है। संपर्क विधि का प्रयोग H2SO4 के निर्माण के लिए होता है। तो V2O5 प्रयोग होता है, जो पहले प्लेटिनम होता था। ठीक है, अब दूसरी बात होती है संपर्क विधि हो गई। अब फिर आता है दूसरा होता है लेड कक्ष विधि। लेड कक्ष विधि, लेड कक्ष विधि, इसका भी निर्माण H2SO4 के निर्माण के लिए होता है। इसमें इसका जो निर्माण H2SO4 निर्माण के लिए होता है। इसमें जो उत्प्रेरक है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं। इसके जो उत्प्रेरक है नाइट्रिक ऑक्साइड है। अब फिर आता है दो विधियां हो गई, संपर्क विधि हो गई, लेड कक्ष विधि हो गई। तीसरा है ऑसओल्ड विधि। ऑसओल्ड विधि है तीसरा, जो है आपका ऑसओल्ड विधि है। ऑसओल्ड विधि क्या है? इसमें ऑसओल्ड विधि जो है HNO3 के निर्माण के लिए होता है। HNO3 के निर्माण के लिए होता है। इसमें जो उत्प्रेरक का काम करता है वो है प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? निम्न में से किसे सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक या विघटित करने वाला? जी बिल्कुल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्राथमिक उत्पादक। आइए अब इसको देखते हैं कैसे प्राथमिक उत्पादक है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं जो आहार श्रृंखला है। आहार श्रृंखला हमारा क्या है? घास, घास से बकरी, बकरी से शेर। आइए इसमें देखते हैं, और इसमें देखते हैं अगर इसका सबसे एक थे वैज्ञानिक थे लैंडमैन, एक थे वैज्ञानिक लैंडमैन थे जिन्होंने इस एनर्जी के लिए आहार श्रृंखला के लिए दिया था कि 10% कम हो जाता है। अगर घास को मान लीजिए कि 1000 जूल घास पे है, मतलब आहार श्रृंखला में, बकरी पे फिर गया 10% कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 100 जूल हो जाएगा। फिर बकरी के बाद शेर पे गया तो कितना हो जाएगा? 10 जूल हो जाएगा। और इसका जो पिरामिड बनता है, इसका जो ये पिरामिड है आहार श्रृंखला का, तो प्राथमिक सबसे नीचे घास आ जाएगा, फिर बकरी, फिर शेर। इम्पॉर्टेंट बात यह है ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, इसीलिए आहार श्रृंखला का जो हमने दिया है तो पहले घास, फिर बकरी, फिर शेर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रघाती तरंगे उत्पन्न होती हैं। प्रघाती तरंगे उत्पन्न होती हैं वायुयान के उड़ने से, भूकंप आने से, बिजली चमकने से, या समुद्र में मोटर बोट के ध्वनि की गति से तेज चलने में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वायुयान के उड़ने से। आइए देखते हैं क्या है। बात किया है जो प्रघाती तरंगे होते हैं, इसको कहते हैं शॉक वेव। मतलब ये क्या होता है? ये उच्च दाब वाला शंक्वाकार तरंग होता है। यह तब बनता है जब वायुयान की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। जब वायुयान की चाल, मान लीजिए वायुयान की चाल मान लीजिए 5 दे दिया है, ये नाटिकल मील में होता है घंटे में। वायुयान की चाल इतना हो गया,
और ध्वन की चाल 4 हो गया। तो इसमें सिंपल देख लीजिए कि क्या है कि जब वायुयान की चाल ध्वन की चाल से अधिक होती है, अगर अधिक होती है और कम ऊंचाई पे ये एक बिल्डिंग हो गई, ठीक। और कम ऊंचाई पे अगर इस ऊंचाई पे वायुयान जा रही है तो क्या है कि जब ध्वन की चाल से वायुयान की चाल जो अधिक हो जाएगी तो ये बिल्डिंग जो है, ये तरंग के कारण, प्रभावित तरंग के कारण, प्रघातित तरंग के कारण ये बिल्डिंग जो है गिर जाएंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है भूकंप आने से। दूसरा ऑप्शन है भूकंप आने से। तो भूकंप आने से क्या होता है, जो भूकंप आते हैं वो इंफ्रासोनिक तरंगे होते हैं। जो भूकंप आने से इंफ्रासोनिक तरंगे आती हैं। और एक है आपका ऑप्शन नंबर डी, समुद्र में मोटर बोट के ध्वनि की गति से तेज चलने पर। हाँ बिल्कुल सही, समुद्र में मोटर बोट के ध्वनि की गति से तेज चलने पे ये क्या होती है, ये होती है आपका बो तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 111 ग्राम CaCl2 में आयतनों की कुल संख्या है। तो इसका आंसर है, आंसर छोड़िए, पहले आप लोग गेस करिए। ऑप्शन नंबर ए जो है 1 मोल, बी 2 मोल, सी 3 मोल, डी 4 मोल। फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। चलिए इसका हम बताते हैं, इसका राइट आंसर जो है वो है 3 मोल है। आइए देखते हैं, CaCl2, ठीक है, इसका हम लोग वो करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो Ca कैल्शियम पे 2 प्लस क्लोरीन पे 1 माइनस। आइए देखते हैं इसके, आइए टोटल हमको मिलते हैं 1 आयन इसके मिलते हैं, 2 इसके मिलते हैं। टोटल हमको मिलते हैं 3 आयन में टूटा, 3 आयन में टूटा। तो आइए इसका अणुभार निकालते हैं। इसका अणुभार निकालेंगे तो CaCl2 का अगर अणुभार निकालेंगे तो 40 प्लस 2 गुणते 35.5, जिसका अणुभार हो जाएगा 111। इसका अणुभार 111 आ गया, 111। तो नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, 111/111, जिसमें आपका आ गया 1 मोल, ठीक। अब यहाँ जिक्र कितने किया है, आयन 3 आयन टूटे हैं, तो 3 × 1 बराबर 3 मोल, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के नामकरण के विज्ञान को कहते हैं टैक्सोलॉजी, टैक्सोनॉमी, डेंड्रोलॉजी या डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टैक्सोनॉमी। आइए देखते हैं। और जो टैक्सोलॉजी है, ये टैक्सोलॉजी का नाम ही अब टैक्सोनॉमी हुआ है। लोग अब इसे टैक्सोलॉजी को टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। और रही बात डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में क्या है, ये इसमें झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अब आ गया डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है ये होता है पौधों की आयु जो ज्ञात करते हैं। तो इसमें जो वलय गिनते हैं, वलय जो गिनते हैं वह डेंड्रोक्रोनोलॉजी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एवं बी 2 तारों के द्वारा अधिकतम ऊर्जा का उत्सर्जन
क्रमशः 3600 एंगस्ट्राम एवं 4800 एंगस्ट्राम पर होता है। तो तारों के परम तापमान का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सही बात है। आइए हम देखते हैं। तो इसका जो है, इसका एक बीन वैज्ञानिक थे, बीन वैज्ञानिक का विस्थापन नियम है, बीन वैज्ञानिक का विस्थापन नियम, ठीक। तो उनका जो नियम था लेम्डा समानुपाते 1/T, 1/T। तो 1/T जानते हैं, लेम्डा हो गया तरंग दैर्घ्य हो गया, टी आपका हो गया तापमान हो गया। और जो हो गया, अगर हम लेम्डा को लेम्डा 1 लेम्डा 2 इक्वल और 1/T है तो 1/T1/T2 जो तापमान है। तो इसको हम कर सकते हैं लेम्डा 1/लेम्डा 2 इक्वल T2/T1, बिल्कुल। तो आइए देखते हैं कि ए एवं बी तारों का अधिकतम ऊर्जा का। तो चलिए, लेम्डा 1 बराबर हमको कितना दिया गया है, लेम्डा 1 बराबर दिया गया है 3600, लेम्डा 2 बराबर दिया है 4800 एंगस्ट्राम और T2/T1। आइए निकालते हैं। ये 0 0 0 कट गया, 12×3 = 36, 12×4 = 48। तो T2/T1 बराबर कितने आ गया आपका 3/4। तो T1/T2 बराबर आ गया 4/3। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो उत्परिवर्तन पर फिनोटाइपिक प्रभाव दर्शाता है और कहलाता है। तो फिनोटाइपिक प्रभाव मतलब होता है, ये जो होता है बाहरी प्रभाव होता है, फिनोटाइपिक प्रभाव जो बाहरी प्रभाव होता है। तो आइए आंसर देखते हैं, म्यूटन, जीन, रेकॉन या न्यूक्लिक एसिड। इसका जो राइट आंसर है वो है म्यूटन। आई जाइए अब जीन क्या आता है, जीन का काम क्या है। एक तरह से जीन जो है ये सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब यह डीएनए का अंश है, डीएनए का अंश है। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, यह न्यूक्लिक एसिड जो है यह आनुवंशिक पदार्थ है, जो आनुवंशिक पदार्थ है जो आरएनए एवं डीएनए में है, जो आरएनए एवं डीएनए में है। तो अब बात करते हैं रेकॉन। रेकॉन क्या है, तो रेकॉन यह किसी भी जीन का सबसे छोटा टुकड़ा होता है। रेकॉन जो है कोई भी जीन का सबसे छोटा टुकड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस पदार्थ के वैद्युत अपघटन से H2O2 प्राप्त होता है। जल से, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। इसका पहले जो है राइट आंसर है वो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, राइट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल। आइए देखते हैं कैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो आइए रिएक्शन देखते हैं, H2SO4 का रिएक्शन करते हैं। तो H2O8 + 2H पे प्लस 2E पे माइनस, ठीक। फिर देखते हैं
H2SO2 H2S2O8 प्लस 2H2O, देखते हैं 2H2S2O8 प्लस H2O2। बिल्कुल ये रिएक्शन हमने निकाला, और जो पूछा था कि किसी पदार्थ के वैद्युत अपघटन से H2O2, जो हमको H2O2, ये H2O2 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कण की तरंग प्रकृति को अनुभव कर पाना कठिन है तो इसका कारण होगा सूक्ष्म आकार, बृहत्तर आकार, निम्न संवेग या उच्च आवेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बृहत्तर आकार। आइए देखते क्या है। ड्रिबगोली, ड्रिबगोली आप सुने होंगे। ड्रिबगोली एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था सभी पदार्थ की दो प्रकृति होती है। सभी पदार्थ की दो प्रकृति होती है। सभी पदार्थ की दो प्रकृति होती है। पहला जो है वो है स्मॉल, ठीक। स्मॉल में क्या होगा, वेव बढ़ेगा तो कण क्या है, घटेगा। और दूसरी जो है बिग पे क्या है, बड़ा मतलब वेव जो है घटेगा तो कण जो है वो बढ़ेगा। तो इसमें दिया यदि किसी कण की तरंग प्रकृति का अनुभव करवाना कठिन है तो इसका कारण क्या है। तो आइए इसका जो तरंग प्रकृति है वो हम देखते हैं, तरंग प्रकृति है क्या। तो तरंग प्रकृति जो है लैम्डा बराबर H/P। तो P बराबर क्या हो गया, संवेग की कण प्रकृति है, संवेग की कण प्रकृति है, ठीक, बिल्कुल हो गई। और यहाँ पे क्या था कि यदि किसी कण की तरंग प्रकृति को अनुभव कर पाना ठीक है तो इसका कारण क्या है, कण की तरंग प्रकृति को अनुभव करवाना ठीक है तो इसका कारण क्या है, जो है बृहत्तर आकार है। जो मैंने बताया कि अगर बिग की बात हो रही है तो वेव क्या है, वेव घटेगा तो कण क्या है, वो बढ़ेगा। तरंग घटेगा तो कण बढ़ेगा। स्मॉल में क्या है, तरंग बढ़ेगा तो कण जो है वो घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लाल तप्त नली से इथाइन को प्रवाहित करने पर प्राप्त होगा। लाल तप्त नली से इथाइन को प्रवाहित करने पर प्राप्त होगा साइक्लोहेक्सेन, नियोप्रीन या बेंजीन या इथेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बेंजीन है। और इथाइन, रही बात इथाइन, जो इथाइन का जिक्र है तो इथाइन क्या है, इथाइन को ही हम लोग एसिटिलीन भी कहते हैं। इथाइन को भी हम लोग एसिटिलीन कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटेला में स्थित होता है घुटना, टखना, कान या केहूनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका घुटना। आइए देखते हैं टखना क्या है। बिल्कुल, टखना क्या है, मतलब टॉर्सल, टखना टॉर्सल, बिल्कुल सही है। टखना मीन्स टॉर्सल, हड्डी से रिलेटेड है। और कान की जिक्र करते हैं। कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं जिसको हम लोग मिक, MIC, मिक के नाम से जानते हैं। तो यम बराबर क्या हो गया, मैलस, MEELUS, मैलस हो गया। और आई बचता है, आई क्या हो गया, इनकस, आई इनकस हो गया। सी क्या हो गया आपका, सॉरी MIC, ओ MIS होगा, सॉरी MIS, मैंने गलत लिख दिया। यस हो गया आपका स्टेपिस। जो है ये है पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान की हड्डी होती है। और सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो जांघ की हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी तथा किसी ग्रह पर क्रमशः 150 न्यूटन और 25 न्यूटन है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो पृथ्वी तथा अन्य किसी ग्रह पर व्यक्त नहीं रहेगा, मिसप्रिंट हो गया है, व्यक्ति के द्रव्यमानों का अनुपात होगा। आप लोग गेस, ऑप्शन नंबर 1 5:1, बी 1:6 या सी 3:5 या इनमें से कोई नहीं। इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि बोला है कि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी, तो यहाँ पे देखिए भार पृथ्वी तथा किसी अन्य ग्रह पे 150-25, ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो पृथ्वी का अन्य किसी ग्रह पे व्यक्ति के द्रव्यमानों का अनुपात। आप जानते हैं कि भार चेंज होते हैं, द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। किसी ग्रह पे जाइए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है? प्रकाश संश्लेषण में सहायता, खाद्य पदार्थ का संचय, पुष्प को रंग देता है या सभी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खाद्य पदार्थ का संचय। आइए हम बात करते हैं प्लास्टिड जो होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। प्लास्टिड जो है वो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। प्लास्टिड के तीन भाग होते हैं। पहला जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट। पहला जो है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के क्या कारण होता है? हरा रंग होता है, ठीक। दूसरा जो होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। दूसरा जो होता है क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट के कारण क्या होता है? पुष्प का रंग जो होता है वह लाल और पीला होता है। अब बचा तीसरा क्या होता है? तो तीसरा जो होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा जो होता है ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? यह रंगहीन होता है और यह रंगहीन होता है। जो इसका कोई रंग नहीं होता है और यह जड़ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 ओम प्रतिरोध के तार को 4 बराबर भागों में काटकर समांतर क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है 80 ओम, बी 5/16 ओम, सी 16/5 ओम या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है? 5 ओम प्रतिरोध के तार को, चलिए 5 ओम के प्रतिरोध के तार को 4 बराबर भाग में 1 2 3 4 बराबर भागों में काटकर समांतर क्रम में, चलिए 4 बराबर में 5/4 ये 5/4। आइए निकालते हैं। फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा कि 1/r इक्वल बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। चलिए देखते हैं। तो आइए 1/5/4 प्लस 1/5/4 प्लस 1/5/4 प्लस 1/5/4। आइए इसको निकालते हैं। तो r बराबर जो आता है, r बराबर हमारा आ गया 5/16, जिसका राइट आंसर है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु क्या है? तो पहले मानव द्वारा
निर्मित प्रथम मिश्र धातु? इसका राइट आंसर है वो हो गया कांसा। अब कांसा किसका किसका मिश्रण है? तो कांसा जो मिश्रण है आपका कॉपर प्लस टीन का मिश्रण है। एक इसमें था कि मानव द्वारा प्रथम कौन सा धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव द्वारा प्रथम जो धातु था वो प्रयोग किया गया था तांबा। तांबा तांबा आइए अब तांबा। तांबा बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह डेली 20 क्वेश्चन मॉक टेस्ट का डेली होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।